बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक़ जान। इनको ज़ाहिर तारुफ़ करवाने की सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए एक तारुफ़ ज़रूर करा देता हूं कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनके साथ इनके चैनल पे मैं काफ़ी मरतबा जो है वो बैठा हूं, लेकिन आज पहली मरतबा मेरे चैनल पे सिद्दीक़ जान है, और वो भी ख़ास तौर पर इस वजह से कि मामला जो है वो अदालती निज़ाम और इंसाफ के निज़ाम से मुतल्लिक़ है, जिसकी धज्जियाँ उड़ते हुए हम अक्सर देखते हैं पाकिस्तान में। हमारे माशरे में अमीर जो है वो कानून के जाले को फाड़ कर निकल जाता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं जिनको बरी किया जाता है तो पता चलता है कि उनकी तो वफ़ात हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका है। ऐसी मिसालें मिलती हैं, और एक इंतहाई हौलनाक किस्म की, खौफनाक किस्म की ऐसी मिसाल जो है वो अब सामने आई है। ज़ाहिर है इसके कानूनी पहलू बहुत सारे होंगे, उसके ऊपर जो है वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं आपको केस बताता हूँ कि केस क्या था। कि 2017 में और मैं केस क्विकली बता के फिर मैं सिद्दीक़ जान से उसके ऊपर इनकी राय लूँगा। जो नॉर्वे की एम्बेसी है, एम्बेसी ऑफ नॉर्वे, उसने 2017 में अप्रैल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक अप्रोच किया एक केस के हवाले से, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के, बच्चों की नाजेबा वीडियोस के हवाले से उसको अप्रोच किया। और अप्रोच करने के बाद पाकिस्तान का जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA का साइबर क्राइम विंग है वो हरकत में आया, और एक बहुत ही अच्छे ऑफिसर माने जाते हैं FIA साइबर क्राइम में, आसिफ इकबाल साहब, उनके पास ये केस आया। और ये भी कहा जाता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के किसी भी केस में ये पहली जो है कन्विक्शन और पहली सज़ा हुई इस शख्स को, सादत अमीन को। इसकी जो डिटेल्स हैं केस की वो इंतहाई खौफनाक किस्म की और हौलनाक किस्म की डिटेल्स हैं, वो मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। लेकिन साथ ही जो आसिफ इकबाल साहब हैं, इन्होंने FIA साइबर क्राइम का कोई भी पहला केस हो उसकी जो कन्विक्शन है वो भी इन्हीं के जो है वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हुई थी। तो मैं इस वजह से ये इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि इस जो ऑफिसर है उसका रिकॉर्ड देखते हुए फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि फिर इन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को किया। और ये वो वक्त था जिस वक्त कसूर वाला वाक़या जो है वो हुआ हुआ था, ज़ैनब के साथ जो है वो रेप का केस हुआ था। उसके बाद का वाक़या है कि ये सारा केस सामने आया चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हवाले से। सादत अमीन जो है वो UET से पढ़ा हुआ एक शख्स था, और इसको जब गिरफ़्तार किया गया तो इसकी गिरफ़्तारी सरगोदा से अमल में लाई गई। मलकवाल के ये रिहायशी थे, और इनके साथ जो है वो जिस वक्त गिरफ़्तारी हुई तो एक बच्चा कमसिन जो है उसकी उम्र थी, उसको जो है वो गिरफ़्तार किया गया समर नामी, और उसने भी गवाही दी। 164 के जो बयान होते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, उसने भी बयानात दिए। इस शख्स सादत अमीन के मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और लैपटॉप का फ़ोरेंसिक किया गया, और उससे 6,57,000 फ़ाइल्स जो हैं वो, उसमें वीडियोज़ शामिल थी, उसमें तस्वीर शामिल थी। वो जो है वो कमसिन बच्चों की बरामद हुई नाजेबा वीडियोज़ और तस्वीर। और उसके बाद जिस वक्त मज़ीद इस केस को खंगाला गया तो पता चला कि $40,000 जो हैं वो कुछ सालों के दौरान सादत अमीन को भेजे गए बैरून मुल्क से, और वो इसी मद में भेजे गए थे जो वो जिस किस्म की वीडियोज़ जो है वो ऑनलाइन सेल करता था। उसके बाद जो है कुछ मज़ीद तफसील सामने आई, और पता चला कि ये 6 से 7 लोगों के साथ जो है वो राबते में था, और उन रवाबत के तमाम तर जो शवाहिद हैं, सबूत हैं, वो चैट है उसके साथ की हुई वो सारी मौजूद है, जिसमें इसने ना सिर्फ ये कि उन लोगों को वीडियोस बेची थी, बल्कि इनमें से 4 ऐसे बच्चे थे जिनको फ़रोख्त करने का ये इनके साथ तय कर चुका था। पैसों के मामला तय हो चुके थे। यहाँ पर उन बच्चों के जो वालिदैन हैं और घर है, वहाँ पर उनको ये कहा गया कि हम जो है इनको बाहर भिजवा रहे हैं काम काज के लिए या पढ़ने के लिए। इस झांसे में उनकी फैमिलीज़ को राज़ी किया गया, और असल मकसद जो है वो उसका इन बच्चों को फ़रोख्त करना था। ये केस सामने आया, बहुत इसका चर्चा हुआ मीडिया के ऊपर। उसके बाद केस चला। 2018 में जो है इनको सज़ा सुना दी गई, 7 साल कैद बामुशक्कत और 12 लाख रुपए जुर्माना। ये मैक्सिमम सज़ा थी जो इस क्राइम में उस वक्त जो है वो हो सकती थी सादत अमीन को, जो कि अंकल मंटू के नाम से मशहूर है। अब वाक़या ये हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इन साहब को जो है, साहब कहते हुए मेरा दिल जो है वो यकीनन नहीं मानता कि मैं साहब को, इस दरिंदा नुमा जो शख्स है, इसको बेल के ऊपर इसको बेल दे दी है, इसको ज़मानत दे दी है 2-2 लाख रुपए के मचलकों के एवज़, और ये बेल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने दी है। साथ ही जो इनके अटॉर्नी हैं, जो इनके वकील थे इस केस में, उन्होंने जो प्ली ली थी कोर्ट के सामने, वो ये प्ली ली थी कि
जो FIA है उसकी इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम विंग की फॉल्टी है, क्योंकि FIA इंटरनेशनल रैकेट के जो लोग हैं जिनको एजेंट्स कहा जा रहा है नॉर्वे में और दीगर जगहों पे, उनको गिरफ्तार करने और उनके बयानात कलम बंद करने से कासिर रहा है। इसमें मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि जो एविडेंसेस हैं कुछ का मैंने आपको हवाला दिया। 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका 164 का जो बयान है वो हुआ है, 11 तकरीबन विटनेसेस गवाहान जो हैं वो पेश हुए हैं, और 24 जो है वो पाकिस्तानी कमसिन बच्चियों की वीडियोस और तस्वीर इनके पास से बरामद हुई थी। बाकी जो है वो ज़ाहिर है बाहर की भी थी। ये केस जो है वो हमारे इंसाफ के सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके ऊपर बहस हो रही है। सदीक जान जो है वो बहुत ही कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से, कानूनी मामलात की रिपोर्टिंग के हवाले से, क्योंकि इनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, मैं इसके जो कानूनी पहलू है उसके ऊपर सदीक जान से बात करूँगा, और अभी क्या हो रहा है या क्या होना चाहिए इस हवाले से उस पर बात करेंगे। जी सदीक। देखिए सर, एक तो आपने दुरुस्त कहा कि हमारे जो अदालती निज़ाम के अलमिये हैं उनमें एक बहुत बड़ा एक अलमिया है जिसका ये इजाफ़ा हुआ है। ईसा नकवी साहब, हम जब देखते हैं पाकिस्तान के अंदर कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं, वैसे तो हर केस इंपॉर्टेंट होता है। जब किसी के बच्चे के साथ अगर खुदा न खासा ज़्यादती हुई है, किसी का कोई फैमिली मेम्बर कत्ल हुआ है, इस तरह के क्रिमिनल केसेस जितने भी हैं वो हर केस इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो जिनकी वैल्यू पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मिसाल के तौर पे आप देखें सन 12 मई 2007 को जो कराची की सड़कों पर हुआ, अब होना तो ये चाहिए था कि हमारा निज़ाम इंसाफ चंद दिनों में उस केस को मंतकी याम तक पहुँचा के और निशान इबरत बना देता उसके ज़िम्मेदारान को। सानिया बल्दिया 260 लोगों को जला के राख कर दिया गया। क्या हुआ? आज तक वो केस हल नहीं हुआ। आप सानिया मॉडल टाउन देखें, क्या हुआ? आज तक धक्के खा रहे हैं। सानिया मॉडल टाउन होने के बाद उस पे एहतजाज जो कर रहे थे लोग, उनके ऊपर पॉलिटिकल केसेस बना के 107 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से एक शख्स की डेथ हो गई, एक ब्रेन ट्यूमर का मरीज हॉस्पिटल में एडमिट। 105 लोग आज तक जो है वो सलाखों के पीछे हैं। फिर आप ये देख लें इस तरह के केसेस। अभी आप देखें हमारे दोस्त मुरीद अब्बास का केस, मुरीद अब्बास को कत्ल किया गया, सब चीज़ें मौजूद हैं। उसी वक्त बंदा गिरफ्तार हो गया, उसका भाई भी गिरफ्तार हो गया, असला भी बरामद हो गया, हर चीज़ मौजूद है। आज तक फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, 1 साल होने को है। ठीक है, नहीं, आप अब मुझे एक बात बताइए, आप क्योंकि आप कोर्ट्स को कवर करते हैं, आप हाई कोर्ट के मामलात भी देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी देखते हैं, तमाम तकरीबन मेजर केसेस पिछले 5 साल में जो हुए हैं उनको आपने फ़र्स्ट हैंड जो है वो कवर भी किया है। ये सिर्फ सियासी बात है, ये सिर्फ डायलॉग है कि अमीर के लिए कानून और अदालत और है, गरीब के लिए और है, माफिया के लिए और है? ये बिल्कुल नहीं है ऐसी बात कि ये डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है। मैं इस पे आता हूँ। मैं सिर्फ ये आपने बहुत पहले एक बात की है। अब देखें होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे बहुत कम हमने देखा है कि हमें कोई कंप्रोमाइज़ होता हुआ नज़र आए, हमें कोई कमज़ोरी नज़र आए। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले बहरहाल दबंग फ़ैसले मौजूद हैं, बड़े बड़े फ़ैसले मौजूद हैं। हमारी बदकिस्मती ये भी है कि हम जब अदलिया कहते हैं तो उसमें सारी अदालतें आ जाती हैं और लोग सारी अदालतों को गालियाँ देते हैं, जजेस को गालियाँ देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े फ़ैसले आए। लेकिन नीचे की अदालतों के अगर आप देखें, हमारे पेशावर हाई कोर्ट ने जो दहशतगर्द थे उनको रिहा करना शुरू कर दिया। वफाकी हुकूमत पहले भी आई, अब दोबारा आई सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट को रोक दिया कि आप दहशतगर्दों को रिहा नहीं करेंगे। आप सिंध में देखें, शाहजेब कत्ल केस आपको याद होगा, वो शाहरुख वाला वो हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत केस चल रहा है। नीचे ATC में केस चला, उसके बाद क्या किया कि ATC की दफात को चैलेंज किया सिंध हाई कोर्ट में, वो दफात ख़त्म करवा के दूसरी जो नॉर्मल मामूल की अदालत है उसमें वो केस आया, सुलह हुई, कंप्रोमाइज़ हुआ, बंदे रिहा हो गए। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको 183 के तहत कन्वर्ट किया सोमोटो में, और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उन लोगों को जेल में भिजवाया। ठीक है, और आपको याद है वो साकिब निसार साहब गए थे तो कैसे वो टीवी लगा के पड़ा हुआ था। बिल्कुल, वो बड़ा जो है वो क्लिप वायरल हुआ था, मशहूर हुआ था। हाँ, उसके ऊपर बड़ी। अच्छा, फिर आप देखें खदीजा को, वो जो जिसको खंजर मार के किया गया, उसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में आके और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया,
उसको दोबारा जेल भेजा जो था मुलविस था, और वो वकील, वो लड़का वकील है, और मेरे ख्याल वो ख़ुद भी उसने वकालत की और उसके वालिद साहब भी वकील हैं। फिर आप मॉडल टाउन वाला देख लें, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा JIT बनाने का कहा, सुप्रीम कोर्ट में अमल रहा है JIT बनने का, हाई कोर्ट ने JIT को मुअत्तल कर दिया, आज तक JIT मुअत्तल है। ठीक है, ये मैं आपको ज़रा केसेस का बता रहा हूँ। आपको पता है कि एक दहशतगर्द ने अदालत के सामने, ये बड़ा मशहूर वाक़या है, अदालत के सामने, नीचे की एक अदालत के सामने माना कि हाँ मैंने फ़लाँ मसला के लोगों को कत्ल किया क्योंकि ये काफिर हैं, ये वाजिबुल कत्ल हैं। और जज साहब ने पता क्या कहा, और ना जी तुम मखौल तो ना करो ना, मजाक तो ना करो सारा, छड्डो जी। ऐसी मिसालें तो जाहिर है हमारे सामने मौजूद हैं, सिर्फ यानी कि ये कहने की बात नहीं है। हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है उसमें इतने सुकम मौजूद हैं, थानेदार से लेके तफ्तीशी से लेके अदालत के रोबगार जो जाती है वहाँ से उसको बुलाने वाले से लेके आगे तक तमाम लोग जो हैं वो किसी न किसी हद तक। आज की कतल कलामी की माजरत, आज के अखबार में वो ख़बर थी, मैं उसको डिटेल नहीं पढ़ सका क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो ख़बर थी कि जो तफ्तीशी है ना उसको एक केस का 350 रुपये मिलता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हो, मुसलसल हमें नज़र आता है कि जो तफ्तीशी हैं उनकी ना कोई अहलियत है, ना सलाहियत है, ना काबिलियत है, और फिर जो पैसा चलता है। आपने जो एक सवाल किया था कि ताकतवर और कमज़ोर का मामला, ताकतवर और कमज़ोर का मामला सर ये है कि ताकतवर मियां नवाज शरीफ के लिए हफ्ते और इतवार को भी अदालतें खुल जाती हैं, वफाक में बंद होती है ना, हफ्ते इतवार को छुट्टी होती है, हफ्ते इतवार को भी अदालत खुल जाती है, शाम को भी अदालत बैठ जाती है। पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा हमने देखा कि एक जज साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, CM पंजाब, चेयरमैन नैब बयान अल्फी दें कि नवाज शरीफ को मंगल तक, अल्लाह ताला माफ़ करे, उनको मौत नहीं आएगी और वो मंगल तक ज़िंदा रहेंगे, ये गारंटी दें। हमने देखा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सीतन खोसा बरमला कहते हैं कि पाकिस्तान की, जब ख्वाजा हारिस ने रिव्यू दायर किया ना, जो 6-7 हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत पर रिहा किया था नवाज शरीफ साहब को, उसके बाद वो कहते हैं ख्वाजा हारिस साहब के नहीं, इनका इलाज यहाँ पे नहीं हो रहा है, इनको बाहर ही जाना पड़ेगा। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में, 70 साल तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि सज़ा याफ्ता मुजरिम को बाहर भेजा जाए। फिर वही सज़ा याफ्ता मुजरिम पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली इलाज जितना हुआ वो खैर 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दे के और बाहर चला गया। लेकिन इसमें मुझे बताएं कि जो इंसाफ का निज़ाम है इसमें हुकूमत का जो है वो कोई किरदार नहीं होना चाहिए। अब एक पाकिस्तान दो नहीं, एक पाकिस्तान का जो नारा है, कुछ तो करना होगा ना। जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से ये सारे केसेस पड़े रहते हैं अदालतों में, पेशियों के ऊपर पेशियाँ, 20-20 साल बाद लोगों के मरने के बाद उनके केस जो हैं वो। देखें, इसमें हुकूमत से ज़्यादा जो जिम्मेदारी है ना वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की है। इमरान खान साहब के मातहत नहीं अदालतें, आपको भी पता है, आप अमेरिका में देख लें, ट्रंप फैसले करता है, उड़ा के रख देती हैं अदालतें उनकी। ठीक है, इमरान खान साहब जो ये कर सकते हैं ना वो यही कर सकते हैं। उन्होंने, आपको पता है, आपके सामने ये कहा एक तकरीर में कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ खोसा से और अगले चीफ जस्टिस गुलजार साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तासुर को ख़त्म करें कि यहाँ पे ताकतवर के लिए और कानून है, कमज़ोर के लिए और कानून है। और फिर आपने देखा उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान बोले इमरान खान साहब हमें ना ताना दें, और वो गुस्सा कर गए, और फिर जिस उन्होंने रिएक्ट किया फिर वो सारा जो अब एक इंटरनेशनल रैकेट से जुड़ा हुआ मुलजिम वो इस तरीके से जो है वो ज़मानत के ऊपर बाहर निकल आता है, 4 लाख रुपए के ज़मानती और उसमें कहा यह गया है, अभी तक तो हमने ज़ाहिर है वो रिपोर्ट्स ही पढ़ी हैं जो वहाँ से रिपोर्ट हुआ है, अभी फैसला आएगा तो उसमें पता चलेगा। उसमें कहा गया कि ये प्ली ली गई कि 7 साल इसको सज़ा थी, 3-4 साल पहले वो गुजार चुका है और इसकी मेन अपील फिक्स नहीं हो रही। ठीक है, ये मैं समझा देता हूँ आधे मिनट में कि जब कन्विक्ट होता है नीचे की किसी भी अदालत से कोई मुजरिम बन जाता है, उसके पास वो एक तो अप्लाई करता है हाई कोर्ट में, ऊपर की अदालत में, कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे गलत सज़ा हुई है, मुझे बरी किया जाए। दूसरा वो दरख्वास्त डालता है कि जब तक आप मेरी मेन अपील नहीं सुनते तब तक मुझे ज़मानत पर रिहा कर दें, सज़ा मुअत्तल कर दें। बिल्कुल उसी तरह जैसे नवाज शरीफ साहब, मरीम सफदर साहिबा की सज़ाएँ मुअत्तल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया और मेन अपीलें उनकी पेंडिंग हैं। आप ये कह रहे हैं कि वकील साहब उनके ये अपील ले रहे हैं कि क्योंकि इनकी मेन अपील फिक्स नहीं हो रही लिहाजा इनको तो मेन अपील फिक्स कर दें। आप भाई, आप इतना बड़ा केस, जब पूरा पाकिस्तान वो ज़ैनब का मामला, ये फर्स्ट कन्विक्शन है, ये तो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है
कि फ़र्स्ट कन्विक्शन आपका कानून बनने के बाद 2016 में अगस्त में मुझे याद है कि ये कानून असम्बली से पास होकर गज़ट ऑफ पाकिस्तान ने छापा था। उसके बाद ये कानून इनेक्ट हुआ। उसके बाद जो पहली कन्विक्शन हुई है वो 2018 में हुई है चाइल्ड पोर्नोग्राफी में। यानी कि इसको काबिल अमल होने में कितना अरसा लग गया? लगभग 2 साल के बाद फर्स्ट कन्विक्शन होती है और जो पहला आपका टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है केस, उसके जो मुजरिम है उसको इस तरीके से छोड़ा जाए। देखें, एक तो आपने जिनका नाम लिया था आसिफ इकबाल साहब, मैं उनको सोशल मीडिया पे देखता हूँ, ट्विटर पे वो अपनी बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के डालते हैं। और जैसे आपने बताया, बिल्कुल ये आसान नहीं होता इस तरह के जो कनेक्टेड होते हैं बाहर की क़ुव्वतों के साथ, उनको सज़ा सुनाना, उनकी कितना प्रेशर आया होगा, उनकी आसान नहीं होती। तो बिल्कुल वो काबिल तहसीन है, उनको उनका बड़ा ज़ाहिर है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए आसिफ इकबाल साहब को। अब जो चीज़ आ रही है सामने वो यही है कि अब ये एक रुकनी बेंच का फ़ैसला है, तो इंट्रा कोर्ट अपील में ये 2 रुकनी बेंच के सामने लगेगा। इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी सो मोटो लेना चाहिए। और ये भी हो सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को आइन ये इख्तियार देता है कि मुकम्मल इंसाफ के लिए वो कोई भी कदम उठा सकते हैं, मुकम्मल इंसाफ के लिए वो कोई भी कदम उठा सकते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान डायरेक्ट भी इस फाइल को मंगवा सकते हैं अपने पास। कई फैसले मैंने देखे साकिब निसार साहब। अच्छा, मुझे एग्जैक्टली ट्वीट नहीं याद ये आसिफ इकबाल साहब की। मैं अभी थोड़ी इस वीडियो के करने से पहले मैं उनका ट्विटर देख रहा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि ना, यानी कि केस का रेफरेंस नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बात इसी तरह की थी कि नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी भी पुरुमीद हूँ, अच्छा होगा। हाँ, कुछ इस किस्म की बात की थी। ये आप इतने यानी कि ज़ाहिर केसेस कवर करते हैं, जब कोई ऐसा बंदा जिसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर तफ्तीशकार ने बड़ी मेहनत की और बड़ी मुश्किल से वो सारी चीज़ें पुटअप करके किसी को सज़ा दिलवाई हो, उसको जब अदालत से छोड़ दिया जाए तो कभी किसी का तासुरात आपने देखे कि कैसे होते हैं? देखें, ज़ाहिर है उसके लिए तो जो दुख होगा और तकलीफ़ होगी वो तो एक अलग चीज़ है। आप सोचें उन लाखों वालिदैन की जिनको इस कन्विक्शन के बाद एक उम्मीद पैदा हुई कि चलो ये दरिंदा मंतकी याम तक पहुंचेगा, और उसके बाद एक खौफ पैदा होगा। आपको पता है ज़ैनब वाले केस में भी जो कन्विक्शन हुई ना, क्योंकि वो ये तो साइबर क्राइम का है ना, वो तो ज़ाहिर है वो तो फिज़िकल एक वो था, और उसमें जो कन्विक्शन हुई उसका क्रेडिट अगर आप मुझसे पूछें ना तो वो साकिब निसार साहब को जाता है। जितना फास्ट ट्रैक पे वो केस चला, क्योंकि उन्होंने उसको बुला के उनको कहा कि भाई इसको फास्ट ट्रैक पे चलाएं और करें। तो इस तरह के जो केसेस हैं उसमें तो आपको, अगर आप ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं है, जज साहब को ये चाहिए था कि वो JIT बना देते, कोई नई टीम तश्कील दे देते। उनको कहते हैं कि तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते में दिन रात बैठ जाओ और मुझे 1 हफ्ते में रिपोर्ट चाहिए। तो अभी आपके ज़राए क्या कह रहे हैं कि क्या इस केस के हवाले से कोई डेवलपमेंट है? इस केस में ज़ाहिर है एक तो इंटर कोर्ट अपील का तो ऑप्शन है ही है। आप सुप्रीम कोर्ट का या तो ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर इंटर कोर्ट अपील जो है वो इंटर कोर्ट अपील का कोई वो फिक्स हो, और हो सकता है उसमें फिर ये जज साहब जो हैं ये शामिल ही ना हो, और ज़ाहिर है बिल्कुल शामिल नहीं होंगे, 2 नए जजेस होंगे। ये भी हो सकता है इसको सुप्रीम कोर्ट में प्रोसिक्यूशन भी लेके आ सकती है, सुप्रीम कोर्ट इसको सस्पेंड कर सकती है इस फैसले को भी। ये हमने कई बार देखा है इस तरह का। एक फ़ैसला दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक शख्स को रिहा करने के हवाले से, तो 1 रुकनी बेंच ने वो 2 रुकनी बेंच के पास जाना चाहिए था इंटर कोर्ट अपील में, लेकिन क्योंकि वो इंपॉर्टेंट मैटर था, प्रोसिक्यूशन जो है स्टेट जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ले, तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, खुद भी टेकअप कर सकती है, स्टेट भी जा सकती है, प्रोसिक्यूशन भी जा सकती है, और यहाँ तक कि सिविल सोसाइटी भी ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके आ सकती है। उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट करती यह है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस में किया था, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हम सिविल सोसाइटी का किसी और इंडिविजुअल जो 2 हैं, मतलब यहाँ पे भी एक तरह से 2 है ना, मतलब ये बंदा है, उधर से प्रोसिक्यूशन है, ज़ाहिर स्टेट है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम हर बंदे को ये इजाज़त दे दें कि वो उठ के और उस फैसले को चैलेंज कर दे, तो एक फ्लड गेट खुल जाएगा कि हर बंदा ही फिर दूसरों के केस में सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ये करती है कि उन केसेस में जब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं कि है मामला इंपॉर्टेंट, अब हम इन सिविल सोसाइटी की दरख्वास्त एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि उसको सो मोटो में कन्वर्ट कर देती है, अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कि हम ये टेकअप कर रहे हैं, तो फिर उसके तहत ये केस चलता है। तो ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को बहरहाल आई थिंक ये केस जो है वो एक ही मिसरा सुनाऊंगा उस शेर का कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे।
इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। ये ख़ास तौर पर केस ऐसा है जिसकी ये फ़र्स्ट एग्ज़ाम्पल है, और अगर ये शख्स जो है वो ज़ाहिर है जिस तरीके से ओपन एविडेंस मौजूद है, और आप प्लीज़ सिर्फ ये ले रहे हैं कि इसके नॉर्वे में या इसके अमेरिका में दूसरी जगहों पर जो इसके अकॉम्प्लिसेस थे, साथी थे, वो गिरफ़्तार नहीं हुए इस वजह से, या उनकी तफ्तीश नहीं हुई, तो बाकी तो सारी तफसील मौजूद है। आई थिंक कि इसके ऊपर जो है वो फ़ैसला जो है इसको देखना चाहिए कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट देखे या इसको हाई कोर्ट के डबल बेंच में ये जाके इसकी अपील लगे और ये फ़ैसला जो है वो रिवर्स हो, क्योंकि फ़िल वक्त अगर इस किस्म का कुछ होता है तो ये एक एग्ज़ाम्पल जो है वो बड़ी गलत जाएगी, और ऐसे से लोग जो कि इस किस्म के जराइम में मुलव्वस होते हैं उनका हौसला बढ़ेगा कि अगर वो शख्स बच सकता है तो फिर लोगों को जो है वो ज़ाहिर है खौफ जो है वो डेटरेंट, सज़ा जो होती है वो डेटरेंट होती है, वो मज़ीद क्राइम्स की जो है वो फ़रोग़ को रोकती है। तो ये बहुत ज़रूरी होगा। उम्मीद हम यही करते हैं कि ये मामला हो जाएगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।